Our today's topic is laws of refraction. Refraction has two laws. Laws of refraction. Refraction has two laws, and its first law is called Snell's law. Snell's law, and it says the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a given pair of media is constant. Means mathematically it means sine of angle I upon sine of angle R is always constant. Or here this K is called refractive index. This constant is refractive index. Refractive index. साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मीन्स लाइट एयर से ग्लास में आई और हमें मालूम है अगर वो लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये जब लाइट बेंड होगी ऐसे तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. तो फॉर दिस पेयर एयर एंड ग्लास, angle of incidence, sine of this angle of incidence to the sine of angle of this refraction is always constant. ये always क्या रहता है? constant रहता है. Means अगर हमारे पास ये different pair of mediums हैं, 1 2 3 pairs of medium हैं, ये भी ग्लास है नीचे, इधर भी नीचे ग्लास है, और here is also glass. हमने 3 pairs लिए, एयर ग्लास एंड एयर ग्लास. इसको हम ऐसे बना देते हैं, पूरा स्लैब बना देते हैं, ग्लास स्लैब एंड दिस इज ऑल्सो ए ग्लास स्लैब. ये रे ऑफ लाइट आई और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. फिर हमने एक पेयर और लिया, इसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया. ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. और थर्ड केस में हमने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया. दिस इज इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ये हो गया. अगर हम यहाँ पर साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशियो निकालते हैं आई आर, तो वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा. मीन्स हमने डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस लिए, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है. तो देयरफॉर उनका जो रेशियो होता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर का जो रेशियो होता है दैट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट. मीन्स अगर हम एजम्पशन कर रहे हैं, हम कोई डिग्री में तो नहीं ले रहे, हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं. अगर अभी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है, तो इसका जो रेशियो है डेट इज़ 1/2, तो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1/2. हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा के कर दिया 2, तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा और इट बिकम्स 4. ये 4 हो जाता है. तो अब इसका हम रेशियो फाइंड करते हैं, तो ये अगेन कितना आया, 1/2 आया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अगेन 1/2. नाउ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, 8 कर दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया. तो मान लो ये लेट कर लो, यह हो गया 16. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो अगेन ये दोबारा से क्या आ गया, 1/2. तो साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का जो रेशियो है वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि जब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो उस किसी भी एक पेयर के लिए, जैसे एयर ग्लास, डिफरेंट पेयर की बात नहीं हो रही है, एयर ग्लास का कोई सा भी पेयर ले लो और उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो निकालोगे दैट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज not depend upon angle of incidence. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है. क्यों?
क्योंकि हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1/2 आएगा। हम कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें वो हमेशा 1/2 आएगा। अगर वो डिपेंड कर रहा होता एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज होता। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नाउ इट्स सेकेंड लॉ। its second law is, this is first law, now its second law is second law of refraction is incident ray normal ray and refracted ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये सेम प्लेन वाला जो प्रोसीजर है हमने ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी स्टडी किया है। ये यहाँ पर ये ग्लास हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर हमारे पास ये एक रे है और ये तो हो गया इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये कौन सी रे आ गई? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे गई इसमें? ये गई इसमें, ये रिफ्लेक्टेड रे चलेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों रेज अगर आप सामने से देखो तो देखो आप ये कागज़ के अंदर दिखेंगी आपको, ये ऐसे आप देखोगे तो ये ऑल लाइन द सेम प्लेन है। और सॉरी ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, ये नॉर्मल आई और जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे चलेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल इन द सेम प्लेन। ये देखो आप एक ही प्लेन में है। अगर ये रे नॉर्मल वाली, ये सॉरी जो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे, अगर इसमें से भी ऐसे एक रे ऐसे बाहर को आती है, दिस इज आउट ऑफ प्लेन, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन। अगर ये एग्जैक्ट है और ये बाहर को आ जाती है, दिस इज आउट ऑफ प्लेन। ये इसी कागज़ के अंदर होनी चाहिए तीनों, इसी कागज़ के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं सेम प्लेन। ये भी सेम प्लेन में है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? ये तो इसका नॉर्मल हो गया, ये इसकी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। देखो आप कागज़ के अंदर ही जाएगी, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे ना तो ये भी कागज़ के अंदर, ये भी कागज़ इस बुक के अंदर मीन्स, और ये भी जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है वो भी बुक के अंदर मीन्स। अगर ये इसका एंगल ऐसे बाहर आया तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गई, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अगर आप ये जो इंसिडेंट वाली रे है इसको अगर आप देखते हो, अगर इस तरीके से आ रही है, ये ऐसे गई तो ये आउट ऑफ प्लेन है, ये इन द प्लेन है, ये इन द प्लेन, ये इन द प्लेन, और ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। जैसे आप यहाँ पर आप कितनी भी रेज ड्रॉ कर लो, जैसे ये अगर हम ये रेज ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3 4 5, दीज ऑल आर इन द सेम प्लेन। और इनका प्लेन कौन सा है? ये बोर्ड इनका प्लेन है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, बस। तो ये इनका प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। तो इनका प्लेन कौन सा? ये बोर्ड है, ये सब बोर्ड के अंदर है। अगर ये रे इसमें से कोई सी भी ऐसी रे ये बाहर निकलती है ऐसे, तो ये हम बोलेंगे कि अभी सेम प्लेन में नहीं है, ये वाली रे इस प्लेन में नहीं है। ये वाली रे ऐसे बाहर निकल जाएगी, इस प्लेन में नहीं है। ये वाली रे बाहर आ जाएगी, इस प्लेन में नहीं है। तो इस तरीके से हम समझते हैं ऑल इन द सेम प्लेन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ थर्ड, इसका हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास एक पेयर है और हमारे पास एयर और ग्लास का पेयर है और लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, और लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है? एयर टू ग्लास। हमने इसको एक ग्लास का स्लैब बनाया, ये ग्लास का स्लैब है। आपको मालूम है इसके अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये इसका नॉर्मल आया इस पॉइंट पे, और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर हमने फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, और आपको मालूम है कि यहाँ लाइट की जो रे है इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, एयर टू ग्लास। और ये जब एयर टू ग्लास एंटर कर रही है तो यहाँ से आने के बाद, बाहर आने के बाद जब ये ग्लास से एयर में आएगी तो एयर टू ग्लास एंटर करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। और जब ग्लास टू एयर करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये हमें मालूम है किसके पैरेलल चली जाती है? ओरिजिनल वाली जो रे है उसके पैरेलल चली जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ एमर्जेंट है।
तो हमें मालूम है कि किसी भी एक पेयर के लिए अगर लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो जितना लाइट यहाँ से बेंड होगी उतना ही लाइट यहाँ से अवे चली जाती है, सेम रेशियो में। इट मीन्स जितना यहाँ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ एमर्जेंट भी होता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट। एंड अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो दिस इज ऑल्सो आर। वाई? बिकॉज ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। अगर हम इसके फर्स्ट वाले इंटरफेस पे, इस इंटरफेस हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस पे अगर हम इसका स्नेल्स को लॉ अप्लाई करते हैं तो नीचे फिर एयर है यहाँ पर, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर लाइट को बेंड कौन कर रहा है? लाइट को बेंड कर रहा है ग्लास, तो आप किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। उसके बाद हमने लिख लिया लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस इंटरफेस की बात हो रही है, इस इंटरफेस, ये फर्स्ट इंटरफेस की बात हो रही है, यहाँ पर ये सेकंड इंटरफेस है, ये इसका सेकंड इंटरफेस आया। ये जहाँ पर जो हमने लॉ लगाया ये कब लगाया? जब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, और जब लाइट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में लाइट एंटर कर रही है। और अदरवाइज यहाँ से आपको मालूम है कि लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है? ग्लास से, सॉरी एयर से ग्लास में। तो एयर से अगर ग्लास में कर रही है तो कौन लाइट को बेंड करेगा? ग्लास बेंड करेगा, और वो हमें मालूम है कि टुवर्ड्स नॉर्मल कर रहा है, क्योंकि लाइट का जो एंटरिंग हो रही है वो रेयर से डेंसर मीडियम में हो रही है। तो यहाँ पर एयर टू ग्लास लाइट एंटर हुई और हमने इसका स्नेल्स लॉ लगाया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अभी हमने पढ़ा था, स्नेल्स का लॉ जो हमने पढ़ा था, हमने लिखा था दैट साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज के एंड दिस के इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया। एंड जब लाइट ग्लास से ग्लास टू एयर, यहाँ पर देखो आप, ग्लास से एयर में आई, ग्लास टू एयर, तो फिर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। देयरफॉर अब लाइट को बेंड कौन कर रहा है? एयर बेंड कर रही है, क्योंकि अब लाइट ग्लास से एयर में आई है, तो लाइट को बेंड कौन कर रहा है? एयर कर रही है। यहाँ पर आप देखो, जब लाइट यहाँ से, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? आई था, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था। अब लाइट ग्लास से एयर में आ रही है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये वाला एंगल है। जब लाइट एयर से ग्लास में आई थी तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जब ग्लास से एयर में जा रही तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये इसका कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो लाइट को बेंड करेगा वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ ई इज इक्वल टू कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब लाइट को कौन बेंड कर रहा है? एयर बेंड कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ ई, कितना आ जाएगा? साइन ऑफ, सॉरी ये साइन ऑफ आर था, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ से जब लाइट एंटर हुई थी तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आर ई, तो साइन ऑफ आर अपॉन में साइन ऑफ ई, ये बात समझ में आ रही है ना आपको? जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही थी तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब ग्लास से एयर में एंटर कर रही है तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये आर था, तो ये भी कितना है? आर ही है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद राइट हैंड साइड को भी लिख दो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये आप देखो, साइन आर से साइन आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और एंगल आई किसके इक्वल है? ई के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये क्वांटिटीज भी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो कितना बचा? देयरफॉर ये बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 आ गया। और हम ये कह सकते हैं क्या
इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर आप यहाँ से किसी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ से एयर ग्लास को यहीं रखना है, एयर ग्लास को यहीं रखना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस इज 3/2 और 1.5, दिस इज इक्वल टू 3/2। वी नो हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो देयरफॉर यहाँ से अगर आप एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालते हैं तो क्या लिखोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन दिस 3/2, और आप इसको चेंज कर दो, ऊपर ले जाओगे मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 2/3 बन जाएगा। मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे ग्लास टू एयर आपको मालूम था, लाइट एयर से ग्लास में आई थी और ग्लास टू एयर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम था एंड डेट वाज 3/2, वो 3/2 था। तो अगर आपसे उसका रेसिप्रोकल पूछने, आपसे पूछे भाई लाइट अगर ग्लास से एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो वो जो लाइट जब एयर से ग्लास में आई थी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3/2, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/3। बिकॉज हमने क्या किया, प्रूफ करके देखा हुआ है, तो हम इसको लेकिन डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पेयर के लिए अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास टू एयर दिया है, आपसे एयर टू ग्लास पूछ लें तो आपने उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, नाउ एक थोड़ा सा इसमें हम ये भी समझ लेते हैं। अभी हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा और स्नेल्स लॉ में हमने देखा कि साइन आर का जो रेशियो डेट इज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कांस्टेंट को बोला जा रहा है तो हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए प्योर नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर है, इट मीन्स इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और अगर आप इसको बोल रहे हैं कि के इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अभी हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन का जब लॉ पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमने पढ़ा था, डेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ v1 अपॉन v2। किन्हीं दो मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमने पढ़ा था कि डेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया। तो ये हमने पढ़ा था और इसका मीनिंग ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 v1 अपॉन v2 के इक्वल है, और ये साइन अपॉन साइन आर भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v1 अपॉन v2। दिस इज द फाइनल रिलेशन, बिकॉज साइन i अपॉन साइन r क्या है, k कांस्टेंट है, और k कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, किन्हीं दो मीडियम का, उन दोनों में जो लाइट की स्पीड है उनके रेशियो के बराबर होता है। तो जब आप दोनों कंपेयर करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, v1/v2। इसके इक्वल टू आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1/v2 के इक्वल है। ठीक है, नाउ थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।